अगर पुराने जमाने की तरह आज भी शहरों के नगर देवता होते तो इलाहाबाद का नगर देवता कोई सख्त हुक्म चलाने वाला राजा नहीं होता, वो कोई रूखा सा अफसर भी नहीं होता। इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई मनमौजी कलाकार होता, क्योंकि ये शहर भी वैसा ही है। कोई कसाव नहीं, कोई सीधी रेखा नहीं, कोई तय नियम भी नहीं, बस एक अजीब सी बिखरी हुई आजादी। यहाँ गलियां बनारस से भी ज्यादा पतली मिल जाएगी तो सड़कें लखनऊ से भी ज्यादा चौड़ी, कुछ हिस्से ऐसे जो इंग्लैंड के उपनगरों से भी ज्यादा साफ सुथरे हैं, और कुछ ऐसे जैसे कीचड़ और गंदगी ने मानो जिद कर ली हो कि अब तो हम यही रहेंगे। मौसम भी यहाँ अपने मन का ही चलता है, सुबह ठंडी, दोपहरे जलती और शामें रेशमी। और यही तो इलाहाबाद है, जहां हवा भी मानो कोई नटखट बच्चा हो, कभी कलियों के आंचल से छेड़खानी करता हुआ तो कभी लहरों के माथे पर उंगलियां फेरता हुआ, और कभी अचानक किसी की याद बनकर सीधे दिल में उतरता हुआ। और उसी सुबह की ये कहानी है जिसमें एक लड़का है जो खुद भी उस सुबह से ज्यादा मासूम है, और उसका नाम है चंद्र कुमार कपूर। एल्फ्रेड पार्क की हरियाली के किनारे किनारे चंद्र टहल रहा है। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं, उसके हाथों में दुनिया की चमक नहीं, पर सोच का एक गहरा सन्नाटा है। उसने पहन रखा है एक लंबा सा कोट, और चलते चलते वो फूल चुनता जा रहा है, जैसे फूल नहीं कुछ शब्द चुन रहा हो, कुछ खामोशियां जमा कर रहा हो। बीच बीच में वो गुच्छे को सूंघता है और फिर आगे बढ़ जाता है, जैसे इस शहर की हवा उससे कुछ कह रही हो, रुको, एक पल तो रुको, अभी तो सुबह ही है। पर चंद्र रुका हुआ है। वो लाइब्रेरी के खुलने का इंतजार कर रहा है। वह बेंच पे बैठ जाता है, फूलों की पंखुड़ियां एक एक करके तोड़ता है और नीचे गिरा देता है। उसके पैरों के पास पंखुड़ियों का एक बिखरी चादर बनती जाती है, और उसकी आंखों में एक अनकहा सा विचार गहराता जाता है। उसी वक्त पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। अरे कपूर, सुबह सुबह यहाँ क्या झक मार रहे हो? चंद्र पलट कर देखता है तो ठाकुर साहब खड़े थे। ठाकुर साहब विश्वविद्यालय के उन लोगों में से जो पढ़ाई में कम और अदा में ज्यादा मशहूर होते हैं। कपड़े अच्छे, बातों में एक सार्कास्टिक तंज, और हंसी ऐसी जैसे हर पल किसी को छेड़ने के लिए बनी है। चंद्र मुस्कुराता है, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूं। ठाकुर हंसते हैं, अबे नई लाइब्रेरी भी चाट डालेगा क्या? कुछ तो शरीफ लोगों के लिए भी छोड़ दे। चंद्र भी हंस देता है, लेकिन वह हंसी भी पूरी नहीं होती। उसके पीछे एक आदत सी गंभीरता खड़ी रहती है। ठाकुर पूछते हैं, और सुन, तू किसमें रिसर्च कर रहा है? इकोनॉमिक्स में, चंद्र जवाब देता है। ठाकुर सिर हिलाते हैं, वाह, और यहां किस काम से आया था? चंद्र थोड़ी सहजता से कहता है, डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वो सदस्य बनना चाहती है, उसी के लिए आया हूं। ठाकुर की आंखें चमक उठती है। चंद्र जल्दी से खुद को डिफेंड करता है, अरे यार, डॉक्टर साहब मेरे लिए घरेलू रिश्ता है, उनकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर टिक पाया हूँ। ठाकुर हंस पड़ते हैं, हाँ हाँ भाई, सफाई मत दे, डॉक्टर शुक्ला अच्छे आदमी है वैसे। फिर दोनों उठते हैं। ठाकुर कहता है, चल, जब तक लाइब्रेरी खुलती है लोटस पॉन्ड तक घूम आते हैं। चंद्र को घूमना पसंद है, और ठंड के साथ सुबह सुबह की ताजगी तो बहुत ही ज्यादा। वो तुरंत मान जाता है। सीढ़ियां चढ़ते ही उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो किनारे पर बैठा हुआ है, और कमलों को ऐसे देख रहा है जैसे वो पानी नहीं किसी की आंखें हो। पतला सा शरीर, माथे पर बालों की एक लट, और चेहरे पर भावुकता का ऐसा अभिनय जो दूर से ही पकड़ा जा सके। ठाकुर कहते हैं, अरे ये तो रविंद्र बिसरिया है। ठाकुर बिसरिया को जानते हैं, और ठाकुर साहब को शरारत किए बिना चैन नहीं आता। वो घास का एक तिनका तोड़ते हैं और धीरे से पीछे जाते हैं, और बिसरिया की गर्दन को गुदगुदाना शुरू कर देते हैं। बिसरिया चौंक कर उठता है और तुरंत गंभीरता ओढ़ लेता है। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब, मैं कितने गहरे विचारों में डूबा था, आपको पता है? फिर आंखें बंद करके हवा की तरफ सिर उठाकर वो ऐसे बोलता है जैसे किसी मंच पर कविता सुना रहा हो, आह कैसा मनोरम प्रभात मेरी आत्मा। चंद्र मुस्कुरा देता है, और ठाकुर भी। दोनों को लगा है कि नाटक कर रहा है। चंद्र धीमे से कहता है, यार ये तो गजब चीज है, छोड़ो इसे। ठाकुर पूछते हैं, भाई क्या सोच रहे थे? बिसरिया तो अब मानो टॉपिक ही छेड़ देता है, मैं सोच रहा था कि प्रेम क्या होता है, कविताएं क्यों लिखी जाती हैं, और कविताओं के संग्रह कम क्यों छपते हैं। चंद्र की आंखों में एक शरारत उतरती है, और वो शांत तरीके से कहता है, जहां तक मैंने पढ़ा है प्रेम एक तरह की बीमारी है,
मौसम बदलने पर होती है और उसका संबंध कुछ रीढ़ की हड्डी से होता है। ठाकुर बीच में टोके बिना रह नहीं पाता और पूछ पड़ता है, और कविता? तो चंदर कहता है, कविता शायद एक तरह का सन्निपात है, मतलब एक संगम। बिसुरिया भड़क उठता है। उसे लगता है कि उसका अपमान कर रहे हैं ये दोनों और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो तुरंत कहता है, आप लोगों के विचार विदेशी हैं, मैं ऐसे विचारों से घृणा करता हूं। और वो उठने लगता है। ठाकुर तुरंत उसे रोकता है और अपनी मीठी चालाकी से माहौल संभाल लेता है। अरे नहीं भाई कपूर साहब, तुम्हारी प्रतिभा की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम इतना अच्छा लिखते हो तो कोई काम क्यों नहीं करते। बिसरिया पिघल जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बताता है कि उसका एक कविता का संग्रह ऑलरेडी छप रहा है। लोग फोटो मांग रहे हैं, संपादक भी मिल रहे हैं और चंदर अंदर से हंस रहा होता है लेकिन बाहर से खुद को शांत बनाए रखता है। ठाकुर तय करते हैं कि आज शाम गंगा जी चला जाए, बोटिंग करेंगे, खाना पीना होगा और फिर तुम अपनी कविताएं सुना देना। चंदर को बोटिंग बहुत पसंद है। वो तुरंत हाँ कर देता है। इतने में सड़क पर एक कार गुजरती है, लाइब्रेरी की तरफ। चंदर उसे देखकर कहता है, अच्छा ठाकुर साहब, अब मुझे जाने दीजिए। वो लोग आ गए। ठाकुर भी अपने रास्ते जाते हैं। शाम का वो पक्का रहना। चंदर कहता है, पक्का। और वो तेज कदमों से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है। उसके हाथों में अभी भी फूलों का वो गुच्छा है, लेकिन अब उसकी चाल में सिर्फ सुबह नहीं, किसी के आने की आहट भी है। लाइब्रेरी के पास आकर एक कार धीरे से रुकती है। चंदर ठिठक जाता है। वो कार को पहचानता है। ये वही कार है जिसमें बैठकर एक आवाज अक्सर उसकी जिंदगी में बिना दस्तक दिए चली आती है। कार का दरवाजा खुलता है और उतरती है सुधा शुक्ला। सुधा कोई असाधारण रूप वाली लड़की नहीं है। उसका चेहरा देखकर कोई पहली नजर में ये नहीं कहेगा कि ये लड़की किसी कहानी की नायिका बनेगी। वो सुंदर है, बहुत सुंदर नहीं, सिर्फ सुंदर। पर उसकी चाल में एक अपनापन है। उसकी आंखों में एक चंचल चमक और उसके बोलने के ढंग में एक ऐसी आत्मीयता है जो सामने वाले को अपना बना लेती है। चंदर ये शब्द नहीं, ये अधिकार है, एक रिश्ता है और एक रोजमर्रा की आदत है सुधा के लिए। चंदर पलट कर देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, न बड़ी न छोटी, बस इतनी जो सुधा की उपस्थिति मांगती है। सुधा लाइब्रेरी के अंदर जाने से पहले एक बार ठिठकती है। वो चंदर से पूछती है, चंदर, एक आदमी को एक बार में 4 किताबें मिलती है ना? चंदर बहुत सिंपली जवाब देता है, हाँ। सुधा थोड़ी झिझक के साथ बोलती है, थोड़ी शरारत के साथ, कि तो ऐसा करते हैं ना कि तुम अपने नाम से सदस्य बन जाओ, 2 किताबें मुझे दे दिया करना और 2 खुद पढ़ लिया करना। चंदर हंस पड़ता है, पागल हो गया, तुम खुद क्यों नहीं बन जाती मेंबर? सुधा तुरंत जवाब देती है, हमें शर्म आती है। चंदर उसे हल्के से डांटते हुए कहता है, अभी कॉलेज पहुंची नहीं और इतनी शर्म? और दोनों साथ साथ लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुधा 4 किताबों का ढेर उठाए बाहर निकलती। किताबें ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई बच्चा अपने से बड़ी जिम्मेदारी उठा लाया हो। चंदर किताबें लेने बढ़ता है तो सुधा तुरंत बोल पड़ती है, सदस्य मैं हूं ना, तो तुम क्यों उठाओगे? और किताबें सीधा कार में रख देती है। उसका अंदाज आधे अधिकार का है और आधी इनोसेंस का, मतलब मासूमियत का। सुधा अचानक कार के कुछ कागजात निकालती है, ये पापा ने तुम्हारे लिए भेजा है। चंदर चौंक जाता है। वो एक भाषण की पांडुलिपि है जो लखनऊ में होने वाली किसी कॉन्फ्रेंस के लिए उसके पिताजी ने भेजी थी। सुधा बहुत सहजता के साथ कहती है, शाम तक टाइप हो जानी चाहिए। चंदर चिंता में पड़ जाता है, इतना सारा काम, और वो भी डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग में? सुधा मुस्कुराती है, सब इंतजाम है। वो एक लिफाफा निकालती है, ये पैमी डिक्रूज का पता है, वही टाइप हो जाएगा, पापा की पुरानी छात्रा है। ये नाम अभी चंदर के लिए सिर्फ एक नाम है। उसे नहीं पता कि ये नाम आगे जाकर उसकी जिंदगी की दिशा बदलेगा। सुधा जिद करती है, पर पहले घर चलो, चाय पीकर ही जाना। चंदर मना करता है। उसे पता है कि सुधा चाय बनाएगी, मतलब कि दूध का समुद्र ही मिलेगा। पर सुधा नहीं मानती। घर पहुंचते ही वो नौकरानी को चाय बनाने भेज देती है और चंदर को स्टडी रूम में बैठा देती है। यह घर चंदर के लिए नया नहीं है। यहाँ की कुर्सियां, कमरे, लॉन और किताबें सब उसे अपने से ही लगते हैं, जैसे यह घर धीरे धीरे उसका भी हो गया हो। दरअसल सुधा के पिता मतलब डॉक्टर साहब ने चंदर के ऊपर लाखों एहसान किए थे और उसी की वजह से चंदर डॉक्टर साहब के और सुधा के कामों को करना अपनी जिम्मेदारी समझता था। सुधा चाय लाती है, चाय नहीं, दूध से भरी हुई चाय। चंदर मन ही मन परेशान होता है। सुधा बड़े गर्व से कहती है, दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। दोनों के बीच छोटी नोक-झोंक होती रहती है। सुधा हंसती है, चंदर झुझक लाता है।
और यही से साफ हो जाता है कि रिश्ता दोस्ती जैसा नहीं है, ये रिश्ता अजीब सी जिम्मेदारी से बना हुआ है। सुधा जब छोटी थी तो बहुत जिद्दी थी, माँ के बिना पली थी, इसीलिए हर चीज उसे अपने ढंग से ही चाहिए होती थी। पूरे घर में सिर्फ एक इंसान था जिसकी एक नजर उसे चुप कर देती थी, और वो थी चंदर की नजर। धीरे धीरे सुधा ने मान लिया कि चंदर ही उसका सहारा है, और चंदर ने बिना जाने ये मान लिया था कि सुधा उसकी जिम्मेदारी है। कार दोबारा स्टार्ट होती है, चंदर पैमी डिक्रूज के घर चला जाता है। इस कहानी को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल सुधा और चंदर की कहानी पे स्टिक करते हैं। सुधा खिड़की से झांक कर बोलती है, शाम को आओगे ना? चंदर कहता है, नहीं। सुधा थोड़ा रूठती है, फिर हंस देती है, ठीक है तो सुबह आ जाना। कार आगे बढ़ जाती है और सुधा वही खड़ी रह जाती है। उसे नहीं पता कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा अपना मानती है, वही इंसान एक दिन उससे सबसे ज्यादा दूर चला जाएगा। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। एक को रिश्ते का भरोसा था और दूसरे को रिश्ते का डर। सुधा हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज नजर आती है। आज जो सुधा हंसती है, लड़ती है, छेड़खानी करती है और अधिकार जताती है, उसके पीछे एक ऐसा बचपन है जिसमें माँ नहीं थी। सुधा की माँ बहुत पहले चल बसी थी, इतनी पहले कि सुधा को माँ की आवाज ठीक से याद भी नहीं थी। कुछ याद था तो बस इतना कि कोई था जो सिर पर हाथ फेरता था, जो गोद में उठाता था और बिना सवाल पूछे अपना बना लेता था। माँ के जाने के बाद सुधा को गांव भेज दिया गया और वहां वो अपनी बुआ के घर पली। पर गांव की जिंदगी उस नन्ही सी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा सख्त थी। जैसे जैसे सुधा बड़ी होने लगी, गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, अब बड़ी हो रही है, शादी की उम्र आ रही है, लड़की ज्यादा दिन घर में नहीं रखी जाती। ये बातें सुधा के कानों तक नहीं, सीधे उसके पिता के दिल तक पहुंची, और तब डॉक्टर शुक्ला ने फैसला किया कि सुधा को इलाहाबाद लाया जाए। जब सुधा इलाहाबाद आई तब वो सिर्फ 13 साल की थी, आधी बच्ची और आधी जंगली। घर में हर बात पर जिद, हर बात पर रोना और हर बात पर तोड़फोड़। अगर खाने में घी कम हुआ तो थाली फेंक देती थी, अगर रात में फूल तोड़ने नहीं ले गए तो काट दिया। पूरे घर में एक अजीब सा डर था उस छोटी सी लड़की से। डॉक्टर शुक्ला प्यार करने वाले पिता थे पर बहुत डिसिप्लिन्ड थे, मतलब अनुशासित थे। जब सुधा ज्यादा बिगड़ती तो वो उससे बात करना बंद कर देते, खाना अलग, चुप्पी अलग। और सुधा, वो घंटों रोती, दीवारों से सर पटकती, जमीन पर लौटती। पूरे घर में कोई उसे संभाल नहीं पाता। ऐसे में एक ही इंसान था जो बीच में आता, चंदर। चंदर तब यूनिवर्सिटी का छात्र था, शर्मीला, संकोची पर भीतर से बहुत स्थिर। वो सुधा के पास बैठता, धीरे धीरे बात करता और समझाता, न डांट, न मार, न धमकी, बस एक शांत उपस्थिति। और अजीब बात ये थी कि जिस सुधा को पूरे घर से डर नहीं लगता था, वो चंदर के एक इशारे पर चुप हो जाती थी। किसी ने सुधा को नहीं सिखाया था कि चंदर की बात माननी, पर वो मानने लगी। कब, कैसे, ये किसी को नहीं पता। ये रिश्ता धीरे धीरे बना, इतना चुपचाप कि किसी को भनक तक नहीं लगी। चंदर उसके लिए पिता नहीं था, भाई नहीं था, दोस्त नहीं था, शिक्षक नहीं था, पर इन सब का एक मिला जुला रूप बन गया। समय बीतता गया, सुधा का उग्रपन शांत हो गया। जो लड़की हर बात पर लड़ती थी, अब घर की जिम्मेदारियां खुद संभालने लगी। नौकरी का ध्यान, पिता की सेहत, घर का खर्च, सब कुछ। लोग हैरान थे, इतनी समझदार कैसे हो गई और कब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। पर कोई नहीं जानता था कि यह बदलाव किस वजह से आया है। पूरे घर के लिए सुधा बड़ी हो गई थी, पर चंदर के सामने वो अब भी बच्ची थी। वो उसे चिढ़ाती, छेड़ती, नखरे करती, और चंदर, वो मुस्कुराता, कभी डांट देता, कभी अनदेखा कर देता। उन दोनों के बीच अक्सर एक चुप्पी रहती थी, लेकिन ये चुप्पी खाली नहीं होती थी, ये चुप्पी भरपूर होती थी। एक ऐसी चुप्पी जिसे डॉक्टर शुक्ला भरपूर समझते थे। कई बार जब सुधा उदास होती थी, खाना नहीं खाती थी या जरूरत से ज्यादा चुप रहती थी, तो डॉक्टर शुक्ला खुद पूछ लेते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई है? और सच में लड़ाई ही होती थी, पर यह लड़ाई कभी शब्दों में नहीं होती, वो सिर्फ मौन की होती थी। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। सुधा को चंदर की आदत लग चुकी थी और चंदर ने सुधा की जिम्मेदारी ले ली थी। यह रिश्ता न तो बराबरी का था और ना साफ। ये रिश्ता प्यार बनने के लिए बहुत पास था और बिगड़ने के लिए बहुत नाजुक। सुधा ने चंदर को अपना मान लिया था और चंदर ने सुधा की जिम्मेदारी मान ली थी, और यहीं से प्रेम, अपराध और जिम्मेदारियां एक ही रास्ते पर चल पड़े। वक्त बहुत चुपचाप बदलता है,
न शोर करता है न इजाजत लेता है, और जब तक इंसान समझ पाता है वक्त रिश्तों के नाम बदल चुका होता है। सुधा अब वो नहीं रही थी जो कभी चंदर के सामने बिना वजह रो दिया करती थी। अब उसके सवाल बदल गए थे। अब वो ये नहीं पूछती थी कि आज कॉलेज में क्या पढ़ा है, बल्कि ये पूछने लगी थी कि आज देर से क्यों आए, किसके साथ थे, इतना हंस क्यों रहे थे। और ये सवाल डांट की तरह नहीं होते थे, ये सवाल डर की तरह होते थे। डर इस बात का कि कहीं चंदर उससे दूर न चला जाए। चंदर ये सब देख रहा था। वो देख रहा था कि सुधा की हंसी अब उतनी बेफिक्र नहीं होती। वो देख रहा था कि उसकी मौजूदगी अब सुधा के लिए सिर्फ सहारा नहीं, जरूरत बनती जा रही थी। और यही बात चंदर को डराने लगी थी। एक दिन चंदर किसी लड़की से यूनिवर्सिटी के बरामदे में खड़े होकर बात कर रहा था। बस बात ही कर रहा था, कोई छुपाव नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो सुधा दूर खड़ी थी, चुप। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई रोना नहीं था, बस एक सख्त सी खामोशी थी। उस दिन सुधा ने चंदर से बात नहीं की। उस दिन उसके पिता से भी ज्यादा बात नहीं की। और जब रात को डॉक्टर शुक्ला ने हल्के से पूछा, क्या चंदर से कुछ हुआ है, तो सुधा ने सिर झुका लिया। चंदर को उस झुके सर ने अंदर तक हिला दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि अब यह सिर्फ बचपन नहीं था, अब यह प्रेम था। सुधा को चंदर से प्यार होने लगा था। सुधा कभी सीधे कुछ नहीं कहती थी, वो घुमा फिरा कर बोलती थी। कभी हंसते हुए पूछती थी, अगर मैं यहां से चली जाऊं तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी। कभी मजाक में बोलती थी, जब मेरी शादी होगी तब तुम क्या करोगे। और कभी कभी ऐसे ही बोल देती, अगर मेरे पापा ने मेरी शादी करवाने के लिए तुम्हारा ही नाम ले लिया तो। हर बार वो बात कहकर हंस देती थी और हर बार चंदर चुप हो जाता था। उसकी चुप्पी सुधा को चुभती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन चंदर के लिए ये चुप्पी जरूरी थी, क्योंकि अगर वो कुछ बोल देता तो उसे अपने आप से नजरें मिलानी पड़ती। चंदर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रात को देर तक जागता रहता था। उसे लगता था कि वो किसी ऐसी सीमा के पास खड़ा है जिसे पार करना उसे गलत बना देगा। वो खुद से कहता था, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्योंकि सुधा उस पर निर्भर है। ठीक नहीं है क्योंकि वो उसका मार्गदर्शक रहा है। ठीक नहीं है क्योंकि डॉक्टर शुक्ला का उस पर बहुत बड़ा एहसान है। ठीक नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। और सबसे ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सुधा पीछे नहीं हट पाएगी। वो सुधा को बचपन से जानता था। सुधा को यह सब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि वो चंदर को चाहने लगी थी। और चाहने वाला इंसान धैर्य नहीं रखता, वो चिढ़ जाता है, वो रूठ जाता है, वो बात बात पर लड़ने लगता है और फिर उसी इंसान के सामने सबसे पहले पिघल भी जाता है। अब उनके बीच लड़ाइयां होने लगी थी, बिना आवाज के। कभी 2-2 दिन एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी एक ही कमरे में दो अजनबियों की तरह बैठे रहते थे। अब ये चुप्पी वो पहले वाली चुप्पी की तरह नहीं रही थी और ये खामोशी सुधा को खाई जा रही थी। एक रात चंदर ने खुद से एक फैसला किया। उसने सुधा को कुछ नहीं कहा, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर ली। उसने तय कर लिया कि उसे थोड़ा पीछे हटना होगा, थोड़ा कम बोलना होगा, थोड़ा कम दिखना होगा, थोड़ा कम मिलना होगा, थोड़ा कम अपनापन दिखाना होगा सुधा के प्रति। सुधा को यह बदलाव तुरंत दिख गया। उसे लगा कि शायद उसी से कुछ गलती हो गई है। वो और ज्यादा चिपकने लगी और चंदर और ज्यादा दूर चला गया। यहीं से उन दोनों के बीच एक ऐसी दूरी पैदा हुई जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन हर पल महसूस होती थी। और शायद यहीं से प्यार ने पहली बार चंदर के लिए गुनाह का रूप ले लिया। उस दिन चंदर घर से निकला तो मन पहले से भारी था। सुधा से दूरी बनाने का फैसला उसने कर तो लिया था, लेकिन फैसले दिल को हल्का नहीं करते। वो बस दिल को और चुप बना देते हैं। वो बस दूसरों से और दूरियां बढ़ा देते हैं। सिविल लाइंस के उस हिस्से में जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था, एक पुराना सा बंगला था। उसका नाम था रोज लॉन। नाम सुनने में जितना मुलायम, बंगला देखने में उतना ही उजाड़। फाटक पर लोहे की जगह आड़े तिरछे बांस लगे हुए थे। अंदर घास उगी हुई थी और रास्ते पर जैसे कई सालों से किसी भी गाड़ी ने पैर न रखा हो। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। चंदर उतरा। पीछे से ड्राइवर ने पूछा, बीबी को क्या कहूं? बीबी मतलब सुधा। कह देना पहुंचा दिया, चंदर ने कहा और बांस फांदकर वो अंदर चला गया। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं था लेकिन बेचैन कर देता था। बरामदे में धूल जमी हुई थी। एक जगह मकड़ी का जाला चौखट और दरवाजे के बीच जैसे बरसों से टिका हुआ। चंदर ने सोचा, ये घर खाली है क्या? तभी एक तेज खुशबू हवा के साथ उसके चेहरे से टकराई, गुलाब की। वो पीछे की ओर बढ़ा।
और वहां रोजलॉन का असली चेहरा दिखा। पीछे एक पूरा गुलाब का बाग था, लाल पीले सफेद हर तरह के गुलाब, बड़े बड़े और पुराने पेड़। कोई नया फूल नहीं था, कोई मौसमी रंग नहीं था, बस पुराने गुलाब, पुरानी खुशबू और पुरानी यादों का बोझ। चंदर फूलों को देखकर कुछ पल रुक गया। उसे फूल पसंद थे, शायद इसीलिए, क्योंकि फूल कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह देते थे। वो एक पीले गुलाब के पास झुका, बस सूंघने के लिए, तोड़ने का इरादा नहीं था। लेकिन तभी "Here you are, I have caught you red-handed" पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। चंदर हड़बड़ा गया। उस पल उसे उजाड़ बंगले में एक सन्नाटे के बीच उस शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पीछे एक गोरा दुबला पतला आदमी था, आंखें बीमार सी और सांसें फूली हुई। वो चिल्ला रहा था, "रोज रोज फूल गायब होते हैं, आज पकड़ लिया मैंने।" चंदर झुंझला उठा। "पागल हो क्या? हाथ छोड़ो।" उसने झटका देकर खुद को अलग किया। वो आदमी गिर पड़ा और फिर रोने लगा, बिल्कुल बच्चों की तरह। "कितना जुल्म है, मेरे फूल भी ले गए और मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं है।" उस रोने में गुस्सा नहीं था, बस टूटन थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वहां आई एक लड़की, गीले बाल, बात गाउन में, हड़बड़ाई हुई। उसने तेज आवाज में पूछा, "क्या हुआ?" चंदर ने गुस्से में कहा, "आपका भाई पागल है क्या? बिना बात के गर्दन पकड़ ली।" "जबान संभाल कर," लड़की ने कहा, "वो भाई है मेरा।" उसके हाथ में डॉक्टर शुक्ला का लिखा हुआ लिफाफा देखा उसने, और लड़की ने लिफाफा पढ़ा। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। "ओह, आप तो चंदर कपूर हैं।" उसकी आवाज अब सख्त नहीं थी, नर्म थी। "माफ कीजिए," उसने कहा, "मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती। पत्नी की मौत के बाद उसे थोड़ा सदमा लगा था।" उसके भाई ने धीरे से कहा, "मेरे गुलाब मेरी पत्नी की निशानी है।" चंदर का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया। लड़की ने कहा, "आइए, अंदर चलिए।" और चंदर ने देखा उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। "आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं।" चंदर के मुंह से अनायास निकल गया। लड़की एकदम सचेत हो गई। "अरे, मैं तो ऐसे ही बाहर आ गई।" वो अंदर भागी। थोड़ी देर बाद वो बदले हुए कपड़ों में लौटी, सादगी से सजी हुई, हल्की खुशबू, और बाल अभी भी गीले थे। "मेरा नाम पैमी डी क्रूज है," उसने कहा। और चंदर को पहली बार किसी औरत की आवाज में कोई दिखावा नहीं लगा। पैमी ने टाइपराइटर निकाला और काम शुरू किया, और साथ साथ बातें चलती रही। उसने बिना झिझक कहा, "मैं शादी से नफरत करती हूँ।" उसने अपने भाई की कहानी सुनाई, प्यार, धोखा, बीमारी और मौत। उसने कहा, शादी सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद को देता है। चंदर चुप सुनता रहा। ये पहली औरत थी जो उससे कुछ छुपा नहीं रही थी, जो कमजोर होकर भी ईमानदार थी। और चंदर, वो पहली बार किसी ऐसे इंसान के सामने बैठा था जिसे उसे कुछ साबित नहीं करना था। काम पूरा हुआ। चंदर उठा और बाहर निकलते वक्त उसे एहसास हुआ कि वो सुधा से भागकर यहाँ आया था। रोजलॉन का वहां फाटक बंद हुआ और चंदर के अंदर एक नया द्वंद्व खुल गया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में दो औरतें थी। एक जिसे वो चाहने से डर रहा था, और दूसरी जो उसे डरने नहीं दे रही थी। और यहीं से कहानी और गहरी होने लगती। रोजलॉन से निकलते हुए चंदर ने एक अजीब सी राहत महसूस की, जैसे कोई भारी बात कुछ देर के लिए सीने से हट गई। लेकिन ये राहत सुकून नहीं था, ये उस इंसान की राहत थी जो भागते भागते थोड़ी देर बैठ गया। रास्ते भर उसके दिमाग में पैमी डी क्रूज की आवाज गूंजती रही, सीधी, साफ, बिना किसी लाग और लपेट के। और बार बार सुधा का चेहरा उस आवाज के बीच में आकर खड़ा हो जाता। वही आंखें जो हर सवाल बिना पूछे पूछ लेती थी। चंदर को पहली बार अपनी चुप्पी भारी लगने लगी थी। अभी तक वो चुप इसीलिए था क्योंकि उसे लगता था कि यही सही है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी चुप्पी किसी और के लिए सजा बनती जा रही है। वो घर पहुंचा तो सुधा बाहर बैठी थी। शाम का वक्त था, हवा में हल्की ठंड, और सुधा के चेहरे पर वही पुरानी सी मुस्कान जो अब उतनी निश्चिंत नहीं रही थी। "कहाँ रह गए थे?" सुधा ने पूछा। सिर्फ इतना, न कोई शिकायत, न कोई इल्जाम। और यही बात चंदर को चुभ गई। "काम था," उसने छोटा सा जवाब दिया। सुधा कुछ पल उसे देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द कंठ तक आकर रुक गए हों। फिर वो उठकर अंदर चली गई। चंदर समझ गया, अब वो दूरी सिर्फ उसके भीतर नहीं थी, अब ये दूरी दिखने लगी थी। रात के खाने पर सुधा ज्यादा नहीं बोली। डॉक्टर शुक्ला ने 2-3 बार बात छेड़ी, लेकिन सुधा सिर झुकाकर खाती रही। और जब चंदर ने थोड़ा हंसकर कुछ कहना चाहा,
तो सुधा ने सिर उठाकर देखा भी नहीं। उस रात चंदर देर तक जागता रहा, खिड़की से बाहर अंधेरा देखता रहा। उसे लगने लगा था कि वो दो हिस्सों में बंटता जा रहा है। एक हिस्सा जो सुधा के पास रहना चाहता है और दूसरा हिस्सा जो हर पल उससे पीछे हटता जा रहा है। पैमी ने उससे एक रास्ता दिखाया था, बिना जाने, एक ऐसा रास्ता जहां भावनाओं को नाम दिया जा सकता था, जहां बात करना कमजोरी नहीं थी, जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं था। और यही बात चंदर को डरा रही थी, क्योंकि अगर वो उस रास्ते पर एक कदम भी आगे बढ़ा तो सुधा के सामने पूरी तरह ईमानदार होना पड़ेगा, और ईमानदारी सबसे ज्यादा उसी को चोट पहुंचाती जिसे वो बचाना चाहता था, मतलब सुधा को। अगले कुछ दिनों में चंदर ने अपने ही भीतर एक नई आदत डाल ली। वो सुधा के सामने कम रहने लगा, कम बोलने लगा। अगर सुधा पास आती तो वो किसी काम का बहाना बना देता, अगर सुधा सवाल करती तो वो मुस्कुराकर टाल देता। सुधा यह सब देख रही थी, वो मूर्ख नहीं थी। उसे समझ आ रहा था कि कुछ टूट रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये टूटने वाला रिश्ता है। एक दिन सुधा ने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो चंदर। चंदर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बोलता तो शायद सब कुछ भी कर जाता। नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। उसने थोड़ी देर बाद ये कहा। सुधा हंस दी, लेकिन वो हंसी आंखों तक नहीं पहुंची। उस पल चंदर को एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान किसी को छोड़ने की तैयारी इतनी चुपचाप करता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसे छोड़ा जा रहा है। और उसी खामोश तैयारी में चंदर अपने लिए नियम बना चुका था कि वो किसी भी हालत में सुधा की जिंदगी को जटिल नहीं बनाएगा, मतलब मुश्किल नहीं बनाएगा, चाहे उसे खुद कितना भी खाली क्यों न रहना पड़े। उस रात पहली बार उसने खुद एक बात मानी कि वो भी सुधा से प्यार करने लगा था, और उसी पल उसने तय किया कि उसे इस प्यार से भागते रहना होगा, क्योंकि उसके लिए प्यार अब सुख नहीं था, प्यार अब उत्तरदायित्व था, एक जिम्मेदारी थी। और उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी कभी कभी देवता बना देता है, और कभी कभी इंसान को अकेला। अब सुधा चुप नहीं रह पा रही थी। कुछ बातें ज्यादा देर तक दिल के अंदर नहीं टिकती। वो रास्ता ढूंढ लेती है, आंखों से, आवाजों से, या फिर खामोशी से। सुधा की खामोशी अब भारी हो चली थी। वो पहले की तरह चिड़चिड़ नहीं करती थी, लड़ती नहीं थी। वो अब बस देखती थी कि चंदर कब आता है, कब जाता है, वो किस वक्त उससे नजरें चुरा लेता है। एक दिन उसने खुद से बहुत हिम्मत जुटाई। वो चंदर के पास आकर बैठी, न कोई मुस्कान, न कोई मजाक, बस सीधी निगाह। चंदर, उसने बहुत धीमे से कहा। चंदर ने सिर उठाकर देखा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये सवाल आरोप नहीं था, ये डर था। चंदर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक बार भी सच बोल दिया तो फिर किसी को नहीं बचाया जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है, चंदर ने कहा। झूठ नहीं था और पूरा सच भी नहीं था। सुधा ने गहरी सांस ली। सुधा ने कहा, तुम्हें पता है, जब कोई इंसान बिना वजह दूर होने लगे तो सबसे पहले दिल को पता चलता है। उस दिन सुधा ने एक और बात कही, बिल्कुल सहज और बिल्कुल साधारण। पापा मेरे लिए रिश्ता देखने लगे हैं। यह वाक्य हवा में नहीं टिका, सीधा चंदर के अंदर गिरा। वो कुछ नहीं बोला, न चौंका, न हंसा, न पूछा, बस उसके अंदर कुछ टूट गया। सुधा ने उसका चेहरा देखा। उसने उम्मीद की कि वो कुछ बोलेगा, कुछ भी, गुस्सा करे, मना करे, डांटे, कुछ तो बोले, लेकिन चंदर चुप रहा। सुधा ने रुक कर कहा, अगर पापा पूछे तो तुम क्या कहोगे? ये सवाल बहुत छोटा था, लेकिन इसके पीछे पूरा भविष्य खड़ा था, चंदर का भी और सुधा का भी। चंदर ने नजरें झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था, या शायद बहुत सारे जवाब थे जो वो किसी को देना नहीं चाहता था। मैं वही कहूंगा जो ठीक होगा, उसने अधिकार के साथ कहा। यह वाक्य सुधा के लिए सबसे ज्यादा निर्दयी था। वो हंसी, एक पल के लिए, फिर उठकर धीरे से कमरे के बाहर चले गई। उसके जाने के बाद कमरा खाली नहीं हुआ, कमरा और भारी हो गया। उस रात सुधा रोई नहीं, और यही बात सबसे डरावनी थी, क्योंकि जब कोई रोना छोड़ देता है तो वो कुछ न कुछ तोड़ने या खुद टूटने की तैयारी कर चुका होता। अगले कुछ दिनों में सुधा बदल गई। अब वो चंदर के आसपास घूमती नहीं थी, उससे सवाल नहीं करती थी, बस जरूरत पड़ने पर बात करती थी। और चंदर, वो अंदर ही अंदर खुद समझ रहा था कि यही सही है, कि इसी तरह सब आसान रहेगा, कि अगर वो एक बार खुद को कुर्बान कर देगा तो सुधा आसानी से आगे बढ़ जाएगी।
लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि किसी और को आगे बढ़ने देने के लिए खुद पीछे हट जाना भी एक तरह का हिंसक फैसला ही होता है। एक शाम सुधा ने बहुत साधारण सी आवाज में, कल हम लड़के वालों से मिलने जा रहे हैं, बस इतना। न शिकायत न सवाल। चंदर ने सिर हिलाया। अच्छा है, उसने कहा, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बहुत शांति से बोल दिया। सुधा कमरे के बाहर चली गई और चंदर कुर्सी पर बैठा रह गया। उसे लगा कि वो किसी अदालत में खुद को सजा सुना चुका है, क्योंकि अब ये कहानी रुकने वाली नहीं थी। अब शादी का साया दरवाजे पर खड़ा था और चंदर अंदर ही अंदर एक देवता बनता जा रहा था। उसे लगा कि वो अपने प्रेम को गुनाह मानकर, अपने प्यार को कुर्बान करके, सिर्फ जमाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को चुपचाप निभाकर भगवान बन जाएगा, और यही सोचकर वो अपनी भावनाओं को दफन करता गया। उस समय तक चंदर ने खुद को समझा लिया था कि चुप रहना ही सही है, पर सुधा के लिए चुप्पी अब जवाब नहीं थी। एक दोपहर डॉक्टर शुक्ला ऑफिस से लौटे। चेहरे पर वही सरकारी थकान और दिमाग में वही पुरानी चिंता, बेटी की। खाने की मेज पर उन्होंने अचानक कहा, सुधा, आज शर्मा जी मिले थे। सुधा समझ गई। उसने खाना छोड़ दिया और चुपचाप उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। चंदर ये सब दूर से देख रहा था। उसे पता था कि अब वो पल आ गया है जिससे वो महीनों से भाग रहा था। शाम को सुधा खुद चंदर के कमरे में आई। इस बार बिना शोर किए, बिना मुस्कान के वही कुर्सी खींचकर बैठ गई। पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ये सूचना थी, सवाल नहीं। चंदर ने किताब बंद की, लेकिन आंखें अब भी नीचे थी। कल लड़के वाले हमसे मिलने आएंगे। अब ये सिर्फ सूचना नहीं थी, ये आखिरी मौका था। सुधा ने उसका चेहरा देखा। वो इंतजार कर रही थी कि चंदर कुछ बोले, कुछ भी। चंदर ने गला साफ किया। अच्छा है, उसने कहा, बस इतना। उस पल सुधा का चेहरा बिल्कुल खाली हो गया, न रोना न गुस्सा, बस कुछ टूट जाने जैसा। अच्छा है, सुधा ने दोहराया। हाँ, चंदर ने कहा, पापा सही सोचते हैं। सुधा उठी, बिना कुछ कहे बाहर चली गई। और पहली बार चंदर को लगा कि वो जीत गया है, लेकिन ये जीत इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। अगले दिन घर में मेहमान आए। सुधा ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। उसने बाल संभाले और चेहरे पर एक अजीब बनावटी शांति बनाए रखी। चंदर ड्राइंग रूम में बैठा रहा। वो जानबूझकर नजरें नहीं मिला रहा। चाय आई, बातें चली, हंसी भी, लेकिन सुधा हर बार बोलने से पहले एक बार चंदर की तरफ देखती और चंदर हर बार नजरें फेर लेता। जब मेहमान चले गए, सुधा सीधे छत पर चली गई। चंदर भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। हवा तेज थी, आसमान साफ। सुधा रेलिंग पर झुकी हुई थी। तुमने आज भी कुछ नहीं कहा, उसने बिना देखे कहा। चंदर चुप रहा। सुधा बोली, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी हूं या कुछ नहीं, तो तुम क्या कहोगे? चंदर ने काफी देर बाद सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा हो। ये जवाब सुधा को समझ में आ गया, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा होना अस्वीकार होने का सबसे सभ्य तरीका होता है। उस रात सुधा रोई, लेकिन दबकर, तकिए में मुंह रखकर। और उसी रात सुधा ने तय कर लिया कि अब वो चंदर से कुछ नहीं मांगेगी। अगले कुछ दिनों में सुधा की तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े, गहने, रिश्तेदार, वो सब कर रही थी जो एक लड़की शादी से पहले करती। और चंदर सब देख रहा था, बिना कुछ कहे। एक दिन सुधा ने अचानक कहा, कल सगाई है। चंदर ने सिर हिलाया, मैं आ जाऊंगा। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि उसने सही किया है, पर सही काम अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देता है। सुधा अब उसे देखकर मुस्कुराती थी, पर वो मुस्कान अब उसके लिए नहीं थी। वो मुस्कान उस नए जीवन के लिए थी जिसमें चंदर नहीं था। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। क्यों इसके फैसले हमें मंजूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। बस कुछ ऐसी ही जिंदगी हो चुकी थी चंदर और सुधा की, जहां सुधा ने कहना छोड़ दिया और चंदर ने खो देना पूरी तरह स्वीकार कर लिया। सगाई के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया। जहां पहले हल्की सी हंसी होती थी, अब वहां औपचारिकता आ गई थी। आर्टिफिशियल तरीके से अब बिहेवियर चालू हो गए थे। सुधा अब ज्यादा देर तक चंदर के सामने नहीं बैठती थी और चंदर भी अब उसे रोकने की कोशिश नहीं करता था। शादी की तारीख तय हो गई,
डॉक्टर शुक्ला ने एक शाम खाने की मेज पर बहुत सामान्य सी आवाज में कहा, अगले महीने सुधा की शादी है। ये वाक्य किसी घोषणा जैसा नहीं था, ये एक बंद दरवाजे की आवाज थी। चंदर ने सिर झुका लिया। आपने बहुत अच्छा किया, चंदर ने कहा। सुधा ने उस दिन चंदर की तरफ देखा तक नहीं। वो जानती थी कि अगर उसने देख लिया तो शायद फिर से कमजोर पड़ जाएगी। शादी की तैयारी तेज होने लगी। घर में रिश्तेदार आने लगे। हंसी, शोर, साज सज्जा, और इसी भीड़ में सुधा अकेली होती चली गई। एक शाम जब घर शांत हो गया तब सुधा चंदर के पास गई, इस बार बिना किसी डर के। तुम मेरी शादी में आओगे ना? सुधा ने पूछा। ये सवाल निवेदन था, सिद्ध नहीं। चंदर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर धीरे से हथौड़ा मार दिया। हाँ, उसने कहा, जरूर आऊंगा। तुम खुश हो? सुधा ने पूछा। चंदर ने एक पल सोचा। हाँ, चंदर ने कहा, और उसी पल उसे लगा कि उसने अपने भीतर कुछ हमेशा के लिए मार दिया। किसी गाने की लाइन है ना, सारी खुशियां तुझ पे वार के, चला मैं तो सब कुछ हार के, यही इश्क का दस्तूर था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। शादी का दिन आया। घर रोशनी से भर गया। सुधा लाल साड़ी में किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उसके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थी, न उदासी न खुशी, बस स्वीकार। चंदर शादी में मौजूद था। वो हर रस्म देख रहा था, हर मंत्र, हर फेरा, हर हंसी, और हर पल उसका सीना और भारी होता जा रहा था। जब फेरों के बाद सुधा ने आखिरी बार घर की दहलीज में कदम रखा, उसकी नजर भीड़ में चंदर को ढूंढ रही थी, और जब नजरें मिली तो सुधा ने बहुत हल्के से सिर झुका दिया, जैसे कह रही हो अब सब खत्म। विदाई के वक्त सुधा रोई, सबके सामने, पर वो रोना शादी के लिए नहीं था। वो रोना उस जिंदगी के लिए था जो वो पीछे छोड़ रही थी। चंदर सबसे आखिर में खड़ा उसके पास गया। उसने कुछ कहना चाहा, बहुत कुछ, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सुधा ने खुद ही कहा, अब कुछ मत कहना चंदर, अब देर हो चुकी है। अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती तो तुम मुझे अनंत काल के लिए खो चुके हो चंदर। गाड़ी चली गई, धूल बैठ गई, लोग घर लौट आए और चंदर वही खड़ा रह गया। उस रात वो देर तक खाली कमरे में बैठा रहा। वो कमरा जहां कभी सुधा की हंसी गूंजती थी। उसने पहली बार खुद से पूरी सच्चाई मांगी कि उसने सुधा को नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया। और इसी के साथ उसने अपने लिए एक अंतिम नियम बना लिया कि वो अब किसी से कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि जो इंसान अपने प्यार को इतनी शांति से विदा कर दे वो इंसान फिर सिर्फ देवता ही रह जाता है। पर ये तो सिर्फ चंदर की सोच थी। किसी के एक इनकार से जब कई जिंदगियां तबाह हो जाए तो वो कुर्बानी तुम्हें देवता कैसे बना सकती है? ये तो बस गुनाह करवा सकती है। शादी के बाद घर सच में बहुत बड़ा हो गया था। कमरे वही थे, खिड़कियां वही थी, दीवारें वही थी, बस आवाजें चली गई थी। अब न कोई पूछता था कि देर क्यों हो गई, न कोई शिकायत थी कि बाहर ठंड है। चंदर पहली बार बिना किसी इंतजार के जीने लगा था। सुबह उठना, यूनिवर्सिटी जाना, शाम को लौट आना और लौट कर चुपचाप बैठ जाना, यही दिनचर्या धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। दर्द अगर रोज हो तो एक दिन दर्द भी शांत हो जाता है। एक दिन डाकिया आया, सुधा का खत था, बहुत छोटा, बस इतना, मैं ठीक हूँ, पापा खुश है, तुम अपना ध्यान रखना। चंदर ने खत 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार नहीं पढ़ा, बस किताबों के पन्नों में रख दिया, जैसे कुछ चीजें पढ़ी नहीं जाती, संभाल कर रख दी जाती। इसी बीच घर में एक नई बातचीत शुरू हुई, धीमी, संकोच भरी। डॉक्टर शुक्ला नहीं, किसी और ने भी नहीं, पर रिश्तेदारों ने कहा कि अब चंदर की भी तो जिंदगी है, इतनी पढ़ाई, इतनी समझ, अकेला कब तक रहेगा? चंदर चुप रहा। उसी बातचीत में एक नया नाम आया, विंती। कोई नया नाम नहीं था, घर परिवार की ही लड़की थी, शांत, सुलझी हुई, बिना किसी नाटक के। विंती पहली बार चंदर से मिली तो कोई खास बात नहीं हुई, न कोई सवाल, न कोई उम्मीद, बस साधारण सी बातचीत, पढ़ाई, काम, मौसम। विंती ने कभी ये नहीं पूछा तुम खुश हो, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। कुछ मुलाकातें हुई, हमेशा किसी और के साथ, कभी ड्राइंग रूम में, कभी बरामदे में। विंती हर बार समय पर उठ जाती, जैसे उसे पता हो कि किसी और की जिंदगी में जबरदस्ती एंट्री नहीं ली जाती। चंदर ने विंती को देखकर कभी बेचैन महसूस नहीं किया, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी।
क्योंकि जहां कोई दर्द नहीं होता वहां अक्सर कोई सच्चाई भी नहीं होती। एक दिन विनती ने बहुत सामान्य सी बात की, आप बहुत कम बोलते हो। ये शिकायत नहीं थी, बस एक ऑब्जर्वेशन थी। चंदर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ बातें बोलने लायक नहीं होती। विनती ने आगे कुछ नहीं पूछा और चंदर उसी पल समझ गया कि लड़कियां उससे उसकी जिंदगी मांग सकती हैं, पर खामोशी नहीं। घर वालों को लगा कि बात बन रही है। सबने राहत की सांस ली, पर चंदर के भीतर कुछ नहीं बदला, न डर, न उत्साह, न उम्मीद, बस एक साफ सी समझ कि यह भी उसकी जिंदगी नहीं है। चंदर को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो किसी इंसान को नहीं ठुकरा रहा, वो पूरी जिंदगी को ठुकरा रहा था। उस रात वो देर तक जागता रहा, खिड़की से बाहर अंधेरा देखता रहा और खुद से बहुत धीरे से कहा, शायद मैं बना ही नहीं हूं सामान्य होने के लिए। विनती ने फिर कभी कोई सवाल नहीं पूछा। धीरे धीरे मुलाकातें भी खत्म हो गई, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी झगड़े के। और यही सबसे भारी बात थी कि एक रिश्ता बिना टूटे ही खत्म हो गया। चंदर ने उस रात एक बात समझ ली कि उसने सिर्फ सुधा को नहीं छोड़ा, उसने खुद को सामान्य जिंदगी से अलग कर लिया। सुबह हुई, चंदर उठा, तैयार हुआ और बिना किसी बात के बाहर निकल गया। पहली बार उसे किसी का इंतजार नहीं था, न कोई आवाज पीछे से चंदर नाश्ता कर लो ये बोल रही थी, न कोई शिकायत, रोज इतना जल्दी क्यों चले जाते हो। सिर्फ खामोशी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने महसूस किया कि लोग वही हैं, बातें वही हैं, लेकिन उसका हिस्सा सबसे अलग हो चुका है। ठाकुर साहब ने दूर से देखकर हाथ हिलाया, अरे कपूर, आजकल बड़े सीरियस लग रहे हो। चंदर ने मुस्कुराने की कोशिश की, काम ज्यादा है। ये झूठ अब रोज का हो गया था। शाम को वो घूमते हुए अपने आप गंगा किनारे पहुंच गए। यहीं कभी सुधा के साथ बैठा था, यहीं उसने उसकी बातें सुनी थी। आज वही जगह थी, बस सुधा नहीं थी। नदी बह रही थी बिल्कुल वैसे ही, बस एक चीज रुकी हुई थी, चंदर का वक्त। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई। सुधा की लिखावट पहचान में आ जाती थी। उसमें लिखा था, मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखना, पापा खुश है, बस इतना ही। न शिकायत, न सवाल। और इसी बात पे चंदर को तोड़ दिया। उसने चिट्ठी को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और फिर बहुत ध्यान से उसे किताब के पीछे रख दिया, जैसे यादों को प्रिजर्व किया जाता। अब चंदर कम बोलने लगा, कम मिलने लगा। लोग कहते बड़ा बदल गया है, पर कोई नहीं जानता था कि वो बदला क्यों। विनती के जाने के बाद चंदर की पहली बार अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अजीब बात थी, वो लड़की जो उसकी जिंदगी में बिना शोर के आई थी, बिना शोर के चली भी गई, और उसके जाने से कोई खालीपन नहीं आया। चंदर को समझ आ गया, समस्या ये नहीं थी कि उसकी जिंदगी में कौन है, समस्या ये थी कि उसकी जिंदगी में अब कोई आ नहीं सकता। घर वालों ने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। कोई दबाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। सबने मान लिया था कि चंदर अब अपने ही ढंग से जीना चाहता है, और शायद उन्हें भी लगने लगा था कि कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से अच्छा है कि उन्हें पूछना ही छोड़ दिया जाए। रोजलॉन अब चंदर के लिए एक नई जगह नहीं रहा था। जब भी वो वहां जाता तो उसे लगता कि वो उसकी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आया है। पैमी भी अब उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी, शायद इसीलिए क्योंकि वो जान गई थी कि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वे जवाब चेहरे पर, आंखों में और खामोशी में होते। एक दिन काम जल्दी खत्म हो गया, टाइपराइटर बंद हुआ, कमरे में अचानक बहुत सन्नाटा हो गया। पैमी ने चाय का कप आगे बढ़ाया, पी लो उसने कहा। चंदर ने कप थाम लिया, उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। तुम ऐसे नहीं थे, पैमी ने कहा। यह शिकायत नहीं थी, एक अवलोकन था। चंदर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लोग बदल जाते हैं। पैमी कुर्सी से उठी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग नहीं बदलते चंदर, वे बस अपने आप से झूठ बोलना सीख जाते हैं, पैमी ने धीमी सी आवाज में कहा। यह बात सीधे उसके भीतर तक लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पैमी पलटी, मैं जानती हूं तुम ऐसे क्यों हो। यह पहली बार था जब उसने सीधा उसकी पीड़ा को नाम दिया, क्योंकि तुमने जिसे चाहा उसे खो दिया। चंदर ने सिर झुका लिया, नहीं, मैंने उसे खोया नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। पैमी चुप हो गई। कुछ देर बाद वो बोली, और अब? चंदर ने बिना सोचे कहा, अब किसी का हक नहीं बनता। पैमी हंसी नहीं, न नाराज हुई, वो बस उसके सामने आकर खड़ी हो गई, बहुत पास, इतना पास कि चंदर को उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। पैमी ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बांट सकती हूं। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। जरूरत नहीं थी। चंदर पीछे हटा, एक कदम,
फिर दूसरा, जैसे कोई अग्नि रेखा पार करने से डर रहा हो। नहीं, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। ये नहीं कठोर नहीं था, ये थका हुआ था। लेकिन क्यों? पैमी ने पूछा। पहली बार उसकी आवाज में चोट थी। चंदर ने बहुत देर बाद कहा, क्योंकि जो अपना प्रेम छोड़ चुका हो वो दूसरा का प्रेम लेने का अधिकार खो देता है। पैमी ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गई। कुछ समझ आने के बाद कुछ कहना बेमानी हो जाता है। उस दिन चंदर जल्दी चला गया। रोजलॉन के फाटक पर उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। गुलाब अभी भी थी, खुशबू अब भी थी, बस उसके भीतर कुछ मर चुका था। रास्ते में उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो किसी से भाग नहीं रहा, वो अब खुद को सजा दे रहा है। घर पहुंचकर उसने लाइट नहीं जलाई, अंधेरे में कुर्सी पर बैठ गया और बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसे याद आया सुधा का आखिरी वाक्य, और आज पैमी से भी वो यही कहकर आया था। अचानक उसे हंसी आ गई, बहुत हल्की, बहुत कड़वी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ लोग प्यार इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो प्यार इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो खुद को ईश्वर समझने लगते हैं। विनती जिंदगी थी जो उसने नहीं चुनी, पैमी सच्चाई थी जिससे वो डर गया, और सुधा तो वो एहसास थी जिससे वो जिंदगी भर ढोता रहता। और उसी रात चंदर ने अपने भीतर एक नाम स्वीकार कर लिया, गुनाहों का देवता। समय बीत गया, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, जैसे नदियां पत्थर को घिसते घिसते उनका आकार बदल देती हैं। अब चंदर कहीं जाता नहीं था, वो वही करता था जो जरूरी था। सुबह उठना, काम पर जाना, लौटना और चुपचाप सो जाना। उसकी जिंदगी में अब कोई सवाल नहीं थे, और शायद यही सबसे बड़ा उत्तर था। सुधा अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं थी, और वो उसकी याद से कभी गई भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, वो आदत बन जाते हैं। कभी कभी कोई पुरानी किताब खोलते हुए एक पन्ने से सूखी हुई पंखुड़ी गिर जाती। चंदर उसे उठाता, कुछ देर देखता और फिर से किताब में रख देता। जैसे कुछ चीजें फेंकी नहीं जाती, बस संभाल कर रखी जाती। एक दिन डाकिया फिर आया। इस बार कोई लंबी चिट्ठी नहीं थी, बस एक छोटा सा कार्ड था। सुधा का नाम लिखा हुआ था। उसने लिखा था, मैं अब ठीक हूँ, समय सब ठीक कर देता है, तुम अपना ख्याल रखना, बस इतना ही। चंदर ने कार्ड बहुत देर तक हाथ में पकड़े रखा, फिर ड्रॉर खोलकर उसे उसी जगह रख दिया जहां बाकी खत थे। उसे कोई शिकायत नहीं थी, न सुधा से, न खुद से, और न जिंदगी से, क्योंकि शिकायत उम्मीदें पैदा करती, और चंदर उम्मीदें छोड़ चुका था। रोजलॉन अब उसके रास्ते में नहीं पड़ता था। पैमी भी उसकी जिंदगी से धीरे धीरे हट गई थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस दो लोग शांति से अलग हो गए थे। कभी कभी रात को खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता, अगर उस दिन उसने एक शब्द बोल दिया होता, अगर उस शाम वो चुप न रहा होता, अगर। लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता, क्योंकि अगर उन लोगों का शब्द होता है जो कुछ बदल सकते। चंदर अब कुछ बदलना नहीं चाहता था। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, उसने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया था, और कुछ हारें इतनी शांत होती हैं कि वो जीत जैसी लगती है। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, लेकिन कोई पछतावा भी नहीं था, बस एक स्थिरता थी। वो समझ चुका था कि उसने प्यार नहीं छोड़ा था, उसने अपने भीतर के इंसान को छोड़ा था, और शायद इसीलिए वो अब किसी का नहीं रहा, लेकिन किसी का बोझ भी नहीं बना। एक शाम गंगा के किनारे बैठकर उसने बहुत देर तक नदी को देखा। नदी ने कुछ नहीं कहा, और चंदर ने सब समझ लिया, क्योंकि हर कहानी मिलन पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां त्याग पर भी खत्म होती है, और कुछ लोग प्यार करके इंसान नहीं बन रह पाते, वो देवता बन जाते। चंदर का ये सैक्रिफाइस उसे देवता ही बना गया, गुनाहों का देवता, क्योंकि इस एक सैक्रिफाइस ने सिर्फ उसकी नहीं, बहुतों की जिंदगी बर्बाद की थी। कुछ प्रेम मिलकर पूरे होते हैं, और कुछ प्रेम छोड़कर अमर हो जाते हैं। गुनाहों का देवता दूसरे तरह का प्रेम। तुम में जो था वो खत्म हो गया, मोड़ पे आखिरी मैं रह गया।